हाँ, तो फैसला 2022, दंगल 2022, लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस समापन का इंतजार था वो अब धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है और तस्वीर बहुत साफ होती दिख रही है। बीजेपी को दूसरी बार सत्ता में मौका मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। सिर्फ मौका ही नहीं, सारे मिथक को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है उत्तर प्रदेश में। 1980 के बाद ये पहली बार होने जा रहा है जहां पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है और 1985 के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में जहां मुख्यमंत्री रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को दोबारा मौका उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है। तो तस्वीर इस तरीके से लोकतांत्रिक महापर्व में आ रही है जहां विपक्ष औंधे मुंह गिरता दिख रहा है। वही पंजाब की बात करें तो एक नया विकल्प इमर्ज होकर आ रहा है आम आदमी पार्टी के रूप में। वहां सारे दल औंधे मुंह गिरते दिख रहे हैं। बीजेपी को लगभग 5 राज्यों में से 4 पर एक मजबूत पकड़ पाती हुई बीजेपी आगे बढ़ रही है। बहुत सारे विश्लेषण हो रहे हैं और क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारी बातें भी हो रही थी सत्ता में होने के बाद। बीजेपी को एक नुकसान देखते हुए लोग कह भी रहे थे, लेकिन ये बढ़त और ये नतीजे की ओर जाता हुआ रुझान ये साफ कह रहा है कि देश अब नई दिशा की ओर बढ़ता दिख रहा है। जो पारंपरिक मुद्दे रहे हैं उससे आगे बढ़कर देश को एक नई सोच और नई धमक के साथ ले जाता हुआ उत्तर प्रदेश एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी सरिता गुप्ता मौजूद है। पहले सीधे चलते हैं जफर इस्लाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जफर इस्लाम साहब, सरिता जी पूछे क्या महसूस करते हैं बीजेपी के नेता इस नतीजे को और रुझान को देखते हुए? और भी उत्साह बढ़ा है कि हमारी जो नीति है। जफर साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश किस रंग में दिखा? देखिए, उत्तर प्रदेश में हर जगह मोदी योगी यही है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। इसलिए कि जिस तरह से पिछले 7 सालों में 2014 से मोदी जी की अगुवाई में हमने जितने सारे भी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में लड़े हैं, सब में हमको % बहुमत से वहां की जनता ने जिताया। जनता का समर्थन हमें प्राप्त है, जनता का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। और इस बार कई लोग अलग अलग अंकड़े लगा रहे थे, लेकिन फिर भी हमें पूरा भरोसा था जनता पे, इसलिए कि हमारी नीतियां रही है महिलाओं को मजबूत बनाना, एक आम नागरिक को मजबूत बनाना। हमने लाभार्थियों को जिस तरह से हमने उनके साथ उनके समय पे खड़ा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहा, सरकार उनके साथ खड़ी रही तकलीफ के समय में। हमने पूरे समय में एक ही नारा दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके लिए प्रयास। वो पूरे साल हम करते रहे। उसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है कि जनता ने हमें जो सेवा करने का मौका दिया था, हमने सेवा किया और उनसे उम्मीद थी कि फिर से हमें आशीर्वाद देंगे, फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया। मोदी जी की अगुवाई में हमने पूरी लड़ाई लड़ी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बार बार जनादेश वहां की जनता ने दिया, जनता को सलाम। जनता ने हमें, हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को फिर से एक बार मौका दिया है वहां उनकी सेवा करने का। हम फिर से उनके पास जाएंगे। हमारे यहाँ जब लोग कहते हैं पार्टी जब जीतती तो सेलिब्रेशन, हमारा सेलिब्रेशन एक ही होता है जन जनता के बीच में। जिस जनता ने हमें जिताया है, जिस जनता ने हमें जनादेश देकर फिर से वापस भेजा है, उस जनता की सेवा करने के लिए फिर से हम उनके ये सामान्य जनादेश नहीं है जो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, तो क्या माना जाए वो सारे मिथक टूटते दिख रहे हैं आपको? क्या ये शासन, राशन, आश्वासन और सिंहासन की एक मजबूत पकड़ का नतीजा होने जा रहा है? देखिए, पुरानी जो परंपरा होती थी वह परंपरा खत्म हो जाएगी कि हर 5 साल बाद टेस्ट करते थी जनता की किसको दिया जाए। अब वो सबको टेस्ट कर चुकी है, जनता ने महसूस किया है एकमात्र विकल्प जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो जनता के हित में, जनता को सामने रख के, जनता को प्राथमिकता देके, प्रदेश के प्राथमिकता देके, देश को प्राथमिकता देके काम करती है। इसलिए हमने जब उनको जरूरत राशन की तो राशन पहुंचाया, हमने जब उनको जरूरत वैक्सीन की तो वैक्सीन पहुंचाया, हमने जब देश की सुरक्षा करनी तो देश की सुरक्षा की, हमने जब बीमारी स्टेट को सुचारू स्टेट बनाना था, तेजी से विकास की दौड़ में ले जाना था तो हमने वो किया। हमने बराबर
सकारात्मक पॉलिटिक्स की, और जो लोग नकारात्मक और परिवार के लिए पॉलिटिक्स करते हैं उनको जनता ने उनको सही जगह भेजा है। जनता ने उनको आईना दिखाया है कि सरकारें चुनी जाती है जनता के द्वारा उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, न कि परिवार के लिए और सिर्फ अपने लिए काम करने के लिए। हमने वही किया जो जनता हमसे उम्मीद करती थी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे लोकप्रिय नेता है पूरे देश में, और मुख्यमंत्री जैसे देखिए, चाहे उत्तराखंड में स्वामी जी हो, सावंत जी हो गोवा में, और योगी जी हो उत्तर प्रदेश में, हर जगह जो है मुख्यमंत्री जी पॉपुलर रहे, उन्होंने सेवा की। इसलिए आज इसका नतीजा है कि हम चारों स्टेट जीत रहे हैं। और हमने आगाज कर दिया है पंजाब में भी, जहां पहले हम पार्टनर के हैसियत से लड़ते थे, केवल 23 सीट पे लड़ते थे, अब 65 से 70 सीटों पर लड़ रहे हैं। और उसका सीधा फायदा ये है कि हमें ज्यादा सीटें भी मिलेंगी जी, ज्यादा लोगों से, हमें ज्यादा लोगों को वोट मिलेगा, हमारा वोट शेयर भी बढ़ेगा, और हम ज्यादा अपने आप को फॉर्मेडेबल ऑपोजिशन आज और कल को अगली बार में एक सरकार का विकल्प बन के जो अपने आप को वहां पर लेकर आने में हम कामयाब। एक सवाल जो बार बार लोगों की जहन में कौंधता रहा है इस दौरान कि जब समाजवादी पार्टी की बात होती है तो एक MY फैक्टर को बार बार उसका जिक्र किया जाता रहा। किसान आंदोलन के हवाले से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलेगी और वहां विपक्ष को लाभ मिलेगा, इसका भी जिक्र होता रहा। क्या आपके पास सबसे बड़ा फैक्टर वही MY था, मोदी और योगी के रूप में, जो सारे मुद्दों पर प्रभावी और हावी होते दिख रहे? देखिए, MY का डेफिनेशन चेंज हो गया है। आपने सही कहा, पहले मुस्लिम यादव एक MY कॉम्बिनेशन था, अब मोदी योगी एक MY कॉम्बिनेशन है। बट उससे ज्यादा बढ़ के जो है, नाम से हट के सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी सबसे लोकप्रिय नेता है उत्तर प्रदेश में, और उन्हीं की अगुवाई में सारे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो सोच है, उसको जमीन तक लाया गया है। और वो सोच क्या है कि महिलाओं को जो है सम्मान देना, महिलाओं को जो एम्पावर करना, एक आम नागरिक को एम्पावर करना, गरीबों को एम्पावर करना, उनके समय पे जो है काम आना। तो ये सब चीज आपने देखा है। इसलिए अब ये डिफरेंशिएशन हो गया है यूथ, महिला एंड यूथ। तो अब MY कॉम्बिनेशन बिल्कुल चेंज हो गया, इसलिए कि यूथ हमारे साथ है, महिला हमारे साथ है। आपने देखा होगा वोटिंग पैटर्न में, देखा होगा परसेंटेज में, देखा होगा कि पुरुष से ज्यादा 10% ज्यादा महिलाओं ने हमें वोट दिया है। उससे समझ में आता है कि जैसे कानून जैसे हमने बनाए, ट्रिपल तलाक जैसे कानून, या फिर हमने महिलाओं के लिए जो कुछ, इसमें कोई दो मत नहीं जफर साहब, ये बात सही है कि नतीजे इस तरीके से आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं कि नतीजे इस तरीके से आएंगे, उससे सभी वर्ग, समुदाय, धर्म, जाति, स्त्री, पुरुष सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो आपके खाते में ज्यादा जाते हुए दिखा। मैं आपके पास फिर रुक करूंगा, लेकिन इस वक्त एक हुटर बज रहा था। कहाँ से अनुज, आप क्या कुछ अपडेट दे रहे थे? देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बड़े मार्जिन से बुरी तरह हार चुके हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन 12,000 मतों से पीछे चल रहे थे। हरीश रावत हार चुके हैं। और दूसरा बड़ा अपडेट है पिरान कलियर विधानसभा सीट से, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी आगे चल रही है, बड़ी खबर यह नहीं है, लेकिन प्राण कलियर सीट क्या है, इसके पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। 70% से ज्यादा यहां पर अल्पसंख्यक वोट बैंक है। न सिर्फ अल्पसंख्यक वोट 70% है, बल्कि इस्लाम धर्म का एक बड़ा तीर्थ केंद्र पिरान कलियर को माना जाता है। न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया भर के अरेबियन कंट्रीज तक के मुसलमान यहां पर आकर सजदा करते हैं। बावजूद उसके बीजेपी जैसी पार्टी, जिस पर धार्मिक आधार पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया जाता है और देश के मुसलमानों को क्या बातें निकल के आ रही है? ये कहा जाता है कि वो धर्म के आधार पर वोट देते हैं। यहाँ का जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, वहां पर बीजेपी आगे है। तो ये कहा जाए कि प्राण कलियर, बड़ी खबर है जी, प्राण कलियर का जो वोटर्स है वो विकास के आधार पर भी वोटिंग कर रहा है। आप बताएं। बड़ी खबर ये है धुरी सीट को लेकर कि भगवंत मान ने जीत दर्ज कर ली है। और शिरोमणि अकाली दल के लिए वही बुरी खबर ये कही जा सकती है कि जो शिरोमणि अकाली दल के मुखिया हैं सुखबीर सिंह बादल, वो अपनी सीट को गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और साथ ही आम आदमी पार्टी को बधाई दी है कि वो जनता के विश्वास को जीत पाए। बहुत शुक्रिया।
जी हमारी एक सहयोगी उनके पास भी चलते हैं। जी आप बताएं। बिल्कुल, देखिए सर, वोट बैंक यहाँ पर निश्चित रूप से बीजेपी का बदलता हुआ भी नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी का भी। लेकिन अगर हम 2017 और 2022 की कंपैरिजन कर लें तो बीजेपी का वोट बैंक 2% बढ़ा है, समाजवादी का यहाँ पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि 10% वोट बैंक बढ़ा है। और अगर हम मऊ सीट की बात करें, क्योंकि देखिए सुभाषपा से अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो अब कई हजार के मतों से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी है कि अब्बास अंसारी बहुत कॉन्फिडेंट थे, बीच में उनकी प्रतिक्रिया भी आई थी। उस प्रतिक्रिया के बाद से कह सकते हैं कि जनता का रुझान, जनता के प्यार उनके पास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी ममता, आपने तो पूरे दंगल को ही कोऑर्डिनेट किया है, तमाम लगभग 250 के करीब हम लोगों ने शो किए हैं, छोटे 500 से ज़्यादा। तो क्या आपको महसूस हुआ उस दंगल के कई रंग थे, वहाँ पर क्या क्या मुद्दे निकलते दिखे, और ये जो रुझान नतीजे की ओर जो जा रहे हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ऑब्वियसली सर, बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि हम लोगों ने जब सर दंगल शुरू किया था शो, तब सर ऐसा लग रहा था जैसे क्या हम नहीं बता पा रहे थे कि वाकई में बीजेपी की तरह इस तरीके से बीजेपी को रुझान मिलने वाला है। लेकिन सर जैसे जैसे हमारा दंगल का शो आगे बढ़ता गया, उसके बाद हम जो वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट आने लग गई थी, स्टिंगर के थ्रू, रिपोर्टर के थ्रू, जो हमारे यहाँ से एंकर्स जा रहे थे फील्ड में, तो ये लगने लग गया था कि ये जो हमारी जो मतलब बीजेपी की तरफ हम जाते जा रहे हैं। उसके बावजूद सर जिस तरीके से, जैसा वेस्टर्न यूपी को देखते हुए थोड़ा लग रहा था कि यहाँ पे शायद एसपी का कुछ फायदा मिल सकता है बिकॉज जयंत चौधरी की वजह से, लेकिन सर वो भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसके बावजूद जो अमित शाह ने रैली की उसका फायदा सर बीजेपी को सीधे मिला। तो मतलब जो मुद्दे उछल रहे थे कार्यक्रम के दौरान, उन मुद्दों पर योगी और मोदी ये फैक्टर ज्यादा प्रभावी होते आपको दिखे? बिल्कुल 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 दिखे सर, बिल्कुल। लोग जैसे कह रहे थे कि वाकई में क्या योगी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है इस टाइम में, वाकई सर लोगों ने उस पर भरोसा जताया, लोगों ने विकास पे भरोसा जताया। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने बोला था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वो फैक्टर भी काम नहीं आया और वो महिलाओं का भी जो वोट था वो बीजेपी को जाता है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी कि एमवाई फैक्टर अगर समाजवादी के पास है, मुस्लिम यादव का, तो एमवाई फैक्टर बीजेपी के पास, यानी कि मोदी और योगी का ये फैक्टर बीजेपी के पास भी था और उसकी बढ़त बीजेपी को निश्चित रूप से दिखाई दे भी रही है। जी, ये परसेंटेज जो वोट शेयर के रूप में तब्दील होता दिख रहा है, कौशिक साहब क्या लगता है आपको, जिस तरीके से चीजें ड्रिवन हो गई और ड्राइव किया जा रहा है, 42% वोट शेयर बीजेपी को, 2% का इजाफा, सत्ता में रहने के बावजूद इजाफा, समाजवादी पार्टी को भी परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, लेकिन 10% का गैप है, बाकी दल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तो संजय जी, ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की नेताओं की रैलियों में जो भीड़ थी, मुझे लगता है जो साइलेंट वोट था उसे बार बार रैलियों के माध्यम से बीजेपी ने 2012 से 17 के बीच की जो घटनाएं थी वो याद दिलाई, और जो साइलेंट वोटर था वो खुल करके बीजेपी के साथ आया। मेरा मानना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के नेताओं में जो निराशा थी और जिस तरीके से माहौल बदलने का बीजेपी ने प्रयास किया, वो जनता के मन में घर कर गया और वो निकल के साइलेंट होकर के बीजेपी को वोट दिया। अभी क्या राय बनती है कुणाल जी? मेरा जो मानना है, आज के इलेक्शन के बाद ये नजर आता है कि नेता के कद के हिसाब से अब भारत वोट नहीं करता है। लोगों को चाहिए कि होप और विश्वास के बेसिस पे इस आज का हमने इलेक्शन रिजल्ट देखा, भले ही वो पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं ना कहीं योगी जी ने ये प्रूव करके दिखाया पिछले 5 साल में कि सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे उन्होंने जो महत्व दिया। तो भले ही बहुत सारा माइग्रेशन है उत्तर प्रदेश में और इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है, उसके बावजूद जो आम जनता के घरों में जो उन्होंने सुरक्षा दी है, कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ घर कर गया। दूसरा, पंजाब एक बड़ा अच्छा क्षेत्र है जहां हमें देखना पड़ेगा, 2 राजा पंजाब के, प्रकाश सिंह बादल जी और कैप्टन साहब, दोनों के दोनों इलेक्शन हारते हुए नजर आ रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल तो हार भी चुके हैं। सुखबीर सिंह बादल जी जबकि 10 साल वो सरकार में थे, तो कहीं ना कहीं नेता का कद, जैसा साहब ने बताया कि अखिलेश जी की रैलियां बहुत बड़ी थी, वोटर कन्वर्ट नहीं हुआ, रैलियों में औरतें नहीं थी। रैली तो प्रियंका गांधी की भी बहुत बड़ी थी, रैलियां बहुत बड़ी थी, लेकिन प्रियंका गांधी जी की इलेक्शन इंजीनियरिंग शायद 5 साल लेट थी। अगर वो यही मुद्दे और यही, चलिए खैर, इस पर तो बहुत सारे आकलन होंगे। क्या लगता है अजय जी आपको, कांग्रेस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यहाँ तो लड़ती हुई क्या, यहाँ तो खड़ी होती भी नहीं नजर आई? हमारा जो ये मुद्दा था, आपने देखा कि पिछली बार हम 103 पर लड़े थे, इस बार हम 403 पर लड़े हैं। ये हमने 7 करोड़ महिला वोटर के लिए और महिला की सुरक्षा के लिए, महिला के रोजगार के लिए, और अपना हमने वादा 159 सीटों पे हमने टिकट भी दिए। हमने कहा कि एक नया पैटर्न, नई नेतागिरी हमारी नेता प्रियंका जी के नेतृत्व में आगे बढ़ के करें। लेकिन ये जो वोट का इस बार ट्रेंड और वोटर का जो मतदाताओं ने मत दिया है, वो पैटर्न मैं ना देख रहा हूँ, ना रोजगार की बात पे दे रहे हैं, ना व्यापार की बात पर
ना अमीरी कांग्रेस को गरीबी की बात। आत्ममंथन करने की जरूरत है। पैटर्न तो अलग बात है, लेकिन नहीं, कांग्रेस में क्या आने वाला समय विद्रोह की स्थिति नहीं पैदा नहीं, करेगी ऐसा कुछ जिस नहीं है। तरीके से देखिए, परिणाम आ रहे हैं? जितने लोग हमारे जा सकते हैं गए हैं, लेकिन अब हम एक नई टीम के साथ, नया कलेवर, तीखे तेवर के साथ। किसके लीडरशिप में साहब? नहीं, लीडरशिप हमारी यही है अभी। हमारे कार्यकर्ता ही लीडर हैं और लीडर ही कार्यकर्ता हैं। नेतृत्व के लिए चलिए, एक खैर। परिवार चाहिए। कोई बात नहीं, हम रुक करेंगे इस वक्त। कहाँ से हुटर बजाता सूर्या हमारे सहयोगी हैं। भाई, मणिपुर का क्या मिजाज है और आपके पास क्या अपडेट आ रहा है? आपको बता दें, मणिपुर में जो इवोवी सिंह है, थौबल से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के कैंडिडेट लीथन थेम बसंत से 1225 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसमें कांटे की टक्कर चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री की सीट है कांग्रेस के ओकराम इवोवी सिंह, और कांटे की टक्कर 1225 सीट से वो इस समय कांटे की टक्कर है, तो आगे चल रही है कांग्रेस की सीट। ओवरऑल क्या अपडेट आ रहा है टोटल सीट? मणिपुर में 26 से 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और 2012 की बात अगर देखें तो पहली बार ऐसा है कि 2012 में शून्य पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होती है, और उसके बाद ठीक 10 साल बाद चुनाव होता है। और 26 से 27 पूर्वोत्तर का ऐसा पहला राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना रही है। और शायद जब तक रुझान नतीजों में तब्दील हो, तब तक ये भी स्थिति साफ हो सकती है कि 30 से 31 सीटें खुद के बल पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत ले ले। संभावना बिल्कुल ऐसी नजर आ रही है। गोवा पे क्या लग रहा है? आप बताइए, यही से बता दें। गोवा में अभी पिछले 2 घंटे से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपको रोक रहा हूँ। गिरिराज सिंह कुछ इस पर अपनी राय दे रहे हैं इस नतीजे पर, जरा सुन लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय अवतारित सोच। आप देखें 2000 के पहले 2 के पहले गुजरात के अंदर किस बेस पर कांग्रेस राजनीति करती थी। आज वहां राष्ट्रवाद और विकासवाद इश्यू हो गया। आज देश की राजनीति में जो कांग्रेस ने जातवाद को राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हों या अन्य राजनीतिक दल हों, उन लोगों ने जातवाद को ज्यादा, और मोदी ने राष्ट्रवाद और विकासवाद को आगे करने का काम किया। मैं कहूंगा कि मोदी आज की तारीख में भारत का एक अवतारित पुरुष है, जो विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है। चाहे यूक्रेन से बच्चों को लाना, चाहे अफगानिस्तान से बच्चों को लाना, चाहे सीरिया से रेस्क्यू करना, जब नामुमकिन को मुमकिन करना, ये कोई अवतारित पुरुष ही कर सकता है। और इन सब के बीच जो उत्तर में प्रचार करने भी गए थे, बीजेपी वहां पे फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सबने कहा कि 40 वर्षों से दोबारा सरकार नहीं बनी है। जो नोएडा आ गया, कई मुख्यमंत्री तो नोएडा आना छोड़ दिए, लेकिन आते रहे। और ये राष्ट्रवाद की जीत है, विकासवाद की जीत है और कामवाद की जीत है। गरीबों में, लोगों में एक भय का वातावरण था, गुंडागर्दी का, आतंक का, और जो विकास का काम हुआ किसानों के, अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आज हम मुजफ्फरनगर में सीटें जीते हैं, जीते ही नहीं पूर्ण जीते। तो हम आज, किसानों ने भी हमारी बात समझते थे, लेकिन माहौल को बिगाड़ने का काम विपक्ष ने किया। और माहौल को बिगाड़ने के बाद भी मोदी मन में था, योगी मन में था विकास, और सबसे बड़ा था कानून व्यवस्था और विकास। ये दोनों के अंदर हमें वोट मिला। और ये भी आप देखें कि वाराणसी में महादेव का, विश्वनाथ का कॉरिडोर, ये छोटी बात नहीं है भाई। एक्सप्रेस वे छोटी बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज 4 गुना खुलना, ये छोटी बात नहीं है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कई ऐसे काम हुए विकास के। मुझे तो आज कुल मिलाकर आप देख रहे हैं, राष्ट्रवाद हावी रहा। यूपी में बीजेपी ने रचा इतिहास, और बीजेपी पहली बार एक ऐसी पार्टी बनकर उभर रही है 1980 के बाद, जिस तरीके से योगी और मोदी का जादू वहां चलता हुआ दिख रहा है बहुत स्पष्ट तौर पर।
273 सीटों पर पार्टी आगे बढ़ी हुई नजर आ रही है। मणिपुर में भी बीजेपी को एक बड़ी जीत की ओर बीजेपी दिख रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी भी बड़ी जीत की ओर जाती हुई दिख रही है। सफाया हो गया है सारे विपक्ष का। आप कुछ अपडेट दे रहे थे गोवा से। गोवा में 19 सीटों पे बीजेपी आगे है और 11 सीटों पे अब बिल्कुल खिसक गई है कांग्रेस 11 सीटों पर। लेकिन जो अन्य दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पिछली बार भी उन्हीं के वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। अगर यही नंबर यहाँ पर रुक गया तो 2 सीटें बीजेपी को चाहिए होंगी। हो सकता है वो क्षेत्रीय दल उन्हें सपोर्ट करें। बिल्कुल, मतलब कुल मिला बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो इमर्ज करी गई है। बात गोवा की करें, बात उत्तराखंड की करें, बात उत्तर प्रदेश की आप छोड़ ही दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो इतिहास रचता हुआ दिख रहा है। हमारे समूह संपादक ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने तमाम लंबे अनुभव के साथ इस बार उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में मुख्यमंत्री से लेकर सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और बड़े नेताओं के साथ न केवल साक्षात्कार किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जाकर वो मेगा शो किए, चाहे वाराणसी की बात करें, अयोध्या की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले, और ऐसे तमाम शहरों के मिजाज को जानने और समझने की कोशिश की। रमेश जी, ये नतीजा जो जाता हुआ दिख रहा है बहुत साफ तौर पर, क्या आपको लगता नहीं कि वाकई देश की दिशा, दशा, सोच में सारी कुछ चीज़ों में परिवर्तन हो रही है? ये राष्ट्रवाद की जीत हो रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ये कह भी रहे थे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन बनाया, ये पूरा जातीयता पर आधारित गठबंधन था, और इस गठबंधन पर भारी पड़ा उत्तर प्रदेश में योगी का शासन और योगी का राशन। आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी चाहता है उसका पेट भर जाए। मध्यम वर्गीय भी चाहता है कि उसको सुरक्षा व्यवस्था मिले, उसको कोई गुंडागर्दी ना हो, उसको कोई तंग न करे। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफियाओं का राज था, जिस तरीके से गुंडागर्दी थी, अपहरण था, सांप्रदायिक दंगे थे, लूट थी, उस पर काफ़ी हद तक नहीं, मैं 100% में बताऊंगा कि योगी सरकार ने कंट्रोल किया। पूरे कार्यकाल में अगर संजय जी देखें आप, एक भी दंगा नहीं हुआ। वही उत्तर प्रदेश है। कोई उत्तर प्रदेश के लोग किसी विपक्ष के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो गरीबी से लोग भूखमरी थी, भुखमरी में आज देखिए राशन योगी का केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार जो राशन मिल रहा है, पूरी तरीके से लोग पेट भर रहे हैं, कहीं गुंडागर्दी नहीं। और एक बड़ी बात बताएं, ये जो राशन चाहे वितरण हुआ हो, चाहे सरकार की कोई योजना वितरण, इसमें कहीं जाति और धर्म का प्रयोग नहीं किया गया कि ये जाति का है तो इसको मिलेगा नहीं, ये पार्टी का तो नहीं। सबका साथ, सबका विकास का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, वो पूरी तरीके से योगी सरकार ने उसका पालन किया। यही कारण है कि लोगों ने जाति और धर्म से उठकर इस सरकार को वोट दिया। और ये जो मेजोरिटी आप देख रहे हैं, ये जो आप जो रिजल्ट देख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का इकलौता वोट नहीं है सिर्फ जिसको वो अपना दावा कर दे। इसमें तमाम दलों के जो लोग जातीयता पर आधारित बात करते हैं, उनके वोट बैंक वोट शामिल है। इसमें महिलाओं के वोट शामिल हैं, जो हिंदू नहीं, मुस्लिम महिलाओं की। हमारे साथ मैं बता रहा हूँ, मैंने योगी जी का जब इंटरव्यू लिया तो मैंने कहा था कि हमारे साथी भूपेश जी ने अलीगढ़ में एक इंटरव्यू में मेगा शो किया, जो आपने भी कई मेगा शो किया, आपने देखा होगा, लोगों का मिजाज देखा। मेगा शो में क्या था? कानून व्यवस्था एक बड़े मुद्दा रहती थी। हर आदमी कानून व्यवस्था की बात जब आती थी, बाबा के बुलडोजर की बात आती तो कहना ये बात तो ठीक हुई, ये अच्छा हुआ। तो ये सब मुद्दे तो बुलडोजर को हम किस रूप में देखें? देखिए, विकास, सुरक्षा जी, विश्वास, और क्या ये माने कि ये आजमाया हुआ वो विश्वास है जिसको कि अलग से परखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार योगी जी भी कहते थे, आप देख रहे हो वो बुलडोजर मेरी सभा में खड़ा है। नहीं, मैंने जब पूछा कि योगी जी, जब आपका एक पूरा वीडियो वायरल हो रहा है कि एक ट्रेन से तमाम बुलडोजर आ रहे हैं, बुलडोजर है, लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। तो योगी जी का कहना था कि बुलडोजर ये अपराधियों का लिए भी काम कर रहा है और ये विकास का भी द्योतक है। बुलडोजर उत्तर प्रदेश का एक सिंबल बन गया है विकास का और अपराधियों के खिलाफ। तो मेरा ये कहना है कि इसमें जो पूरा चुनाव आप देखते हैं, इसमें अगर मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उन्होंने भी कानून व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है जिसने योगी को वोट दिया, तभी ये जो आंकड़ा है आप देख रहे हैं। इसमें से भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट, जिसको भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, जिसको समाजवादी पार्टी गठबंधन दावा करता है, उस गठबंधन का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को शेयर हुआ है। तो तमाम और मुद्दे, विकास का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, राशन का मुद्दा, ये तमाम चीज़ों मिलके, चाहे कोरोना बड़ा एक मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। उसमें योगी ने जिस तरीके से व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर, रिस्क लेकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो भी एक मुद्दा रहा है।
विपक्ष का कोई व्यक्ति कोरोना में नहीं दिखा, यहाँ जान बचाने के लिए घर में बैठा रहा। मुझे आप एक बात और समझाएं, जिस तरीके से तमाम चुनाव के दौरान 2-4 मुद्दे बड़े प्रभावी तौर पर उभरते रहे, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, कोरोना काल में जो वो नदी में बहती हुई वो डेड बॉडीज की बात करें, या फिर कहें कि जिस तरीके से सरकार ने इसको नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की और विपक्ष ने इस पर पुरजोर तरीके से अपने, यदि समाजवादी पार्टी की बात करें तो बिजली फ्री, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू, रिक्त पदों को भरने का आश्वासन, क्या ये सारे मुद्दे धाराशायी हो गए? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मैं एक पंजाब का मुद्दा लेना चाहता हूँ। पंजाब में जैसे हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम योजनाएं दी, तमाम ऐसी लोक लभाऊ योजनाएं दी जिससे वहाँ का मतदाता प्रभावित हुआ, जैसे बिजली फ्री बिजली या 300 यूनिट बिजली। तमाम ऐसे मुद्दे थे जो पंजाब में दिए और जो वहाँ प्रभावकारी हुए। आज सरकार आपकी बनती दिख रही, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 300 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन बहाली, और एक और मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था जो इसका जानवरों का, छुट्टा जानवरों का, 3 मुद्दे ऐसे समाजवादी पार्टी के या विपक्ष के पास थे जिन पे बार बार समाजवादी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रहा था। और ऐसा नहीं, वो मुद्दे थे, लेकिन उन मुद्दों के बाद जैसे मैंने अनुराग ठाकुर से बात की, हमने कहा ये जो पेंशन है बहाली देंगे, इसका बजट तो बढ़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा, जो जिन्होंने हमेशा 5 साल टेंशन दी है वो पेंशन क्या देंगे? तो जो देते थे टेंशन वो क्या देंगे? पेंशन। तो उन्होंने कहा कि ये हवाई नारे हैं, ये देना देवाना कुछ नहीं, जब बजट में प्राविधान नहीं, इतना पैसा कहाँ से आए, सरकार के पास नहीं, तो ये सिर्फ फर्जी है, ये देंगे कुछ नहीं। यहाँ पर सिर्फ आगे आने वाले चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन बनता है तो यहाँ पर अपराध, यानी कि फिर वही अपराध फिर हावी हो जाएगा, जिससे आम जनमानस प्रभावित होगा। मुझे लगता है आम जनमानस ने यही सब चीजें सोचकर एक वोट भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पूरा मिलके कहना चाहिए, सब लोगों ने मिलके एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहायता की। और नंबर 2, योगी और मोदी दोनों का जो चेहरा है, विशेषकर मोदी जी का चेहरा आज भी आम जो गरीब हमारा आदमी है उसमें मोदी जी मसीहा बन के उभरे हैं। मोदी जी के नाम पर आज भी भारतीय जनता पार्टी नहीं, विपक्ष जो आम आदमी है वोट देता है। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। आप उत्तराखंड में आज पूरा चुनाव हो रहा है, पूरा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है भाई, इनकम्बेंसी फैक्टर विधायकों के खिलाफ जबरदस्त, बिल्कुल ये आप मानेंगे? बिल्कुल। और बार बार शुरुआती समय में ये लग रहा था कि सैकड़ों, मतलब कई सिटिंग एमएलएज के टिकट भी कटेंगे, शुरू में कुछ के कटे भी। स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी से बाहर जाना, अचानक उस टिकट के कटने पर रोक लग गई जी। लेकिन बावजूद उसके एक इनकम्बेंसी फैक्टर जो विधायकों के खिलाफ 100% waterproof, termite proof, high quality, tough and impact resistant ply. Ply. सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। शादी पे सजना संवरना तो लगा ही रहता है, पर मौके पर 4 चांद लगाने के लिए मेरे पास है ऐश ब्रा का ब्यूटीफुल कलेक्शन। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी, सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ। सालिम लोशन को अगर लड़ा देते हैं तो जो एक माहौल निगेटिव बन रहा है फिलहाल वो रुकेगा। हम लड़ाने के बाद एक स्ट्रेटजी के तहत हम जो विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी है उस पर हम अपने कानून व्यवस्था, अपना राशन, अपनी योजनाएं बाद में प्रचार करके योगी और मोदी का दौड़ा करके हम वो एंटी इनकम्बेंसी सुधार लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो माहौल खराब हो रहा है उसको रोके, इसी कारण बस उन लोगों को ऑक्सीजन मिली और वो विधायकों को दोबारा लड़ाया गया। लेकिन उसके बाद जब उन्हीं विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी चुन चुन के योगी की, मोदी की, अमित शाह जी ने स्वयं रैलियां की, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, रोड शो किए, उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में वही जो मतदाता जो उन विधायकों के खिलाफ था उसने सोचा कि चलिए राशन और शासन का देखते हुए इनको वोट दे, मुझे योगी और मोदी से मतलब है, मुझे इस विधायक से मतलब नहीं। वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा जो बहुमत आप उतर नजर आ रहा है। भाई भूपेश जी, आप तो तमाम मेगा शो में आप शामिल भी रहे, लखनऊ को भी आपने देखा, समझा, महसूस किया, जो चीज़ें निकल के आ रही थी कुल मिलाकर वहाँ पर ये बातें बार बार ये पूछी जा रही थी कि कहीं ये एक काल्पनिक बातें तो नहीं हैं जिस फिगर की बात बीजेपी कर रही है कि अब की बार 300 पार, अब की बार भाजपा सरकार और दोबारा सरकार। वहाँ पर जाकर कौन सा ऐसा फैक्टर आपको फील हुआ उस इलाके में जहाँ लगा कि भाई नहीं, बीजेपी में दम तो है? देखिए, बीजेपी में दम तो शुरू से था जब उन्होंने काम किया। हालांकि हमारे देश में एक महामारी आई कोरोना,
उस पर भी भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगे कि उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा नहीं किया। लेकिन जैसा कि ये कहते हैं कि मौके को भुनाना, मौके में एक और मौका तलाशना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ठीक है, आपने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर की बात कही, हम विकास की बात करेंगे, हम सड़कों की बात करेंगे। ठीक है, महंगाई ज़रूर हुई है, बावजूद उसके उन्होंने जो बुलडोज़र चलाया, जो जितने ऐसे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने टिकट दी थी उनको उन्होंने हाइप किया कि ये कैंडिडेट लड़ने लायक नहीं थे, जो जेल में बंद है कैंडिडेट आपने उनको टिकट दे दी है। ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में क्लिक किया। बुलडोज़र चल रहा है, अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं, जो दबंगई हैं, जो आतंकी हैं, जिन्होंने अवैध निर्माण करके जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई जो थी उस पर कब्जा करके अपने इंस्टीट्यूट बना लिए, यूनिवर्सिटीज़ बना ली, उनको भी तोड़ा गया। तो ये लोगों के मन में आया कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छी सरकार काम कर रही है, सख्त हैं योगी आदित्यनाथ तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर था ही नहीं, क्योंकि अगर अखिलेश यादव कुछ समय 2-3 साल पहले अगर एक्टिव हुए होते तो समझ में आता। उसके बाद एक बड़ा फैक्टर ये समझ में आता है कि बहन जी मायावती उतनी दमखम के साथ नहीं लड़ी, साइलेंट रही वो पूरे चुनाव में, कोई एग्रेसिव कैंपेनिंग नहीं करी, कोई बड़ी जनसभाएं नहीं करी। अगर वो निकल के आती, बीएसपी 3 सीट पे, कांग्रेस 2 सीट पे। हाँ, तो जो वोट परसेंट था, जो वोट परसेंट बसपा का, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हुआ। भगवंत मान जो पंजाब की ओर चलते हैं, क्या सुन लेते हैं। जनता का अभिवादन करते हुए भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे ये, और आम आदमी पार्टी ने वहां पर बड़ी जीत दर्ज की है पहली बार पंजाब में। इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। सब तो ये उत्साह से लबरेज है और होना भी चाहिए। बहुत ही इतिहासक दिन, वो कहते साफ करते चन्नी बादल ते कप्तान, पंजाबियों ने बना लिया अपना सीएम भगवंत मान। अकाल पुरख दा, वाहिगुरू दा बहुत बहुत शुकराना। सारे पंजाबियों नूं दो हाथ जोड़ के धन्यवाद। जो एक तरफा हुंजा फेर जित अज पंजाबियों ने आम आदमी पार्टी की झोली च पाई है, उहदे वास्ते असी सारे पंजाबियों के ऋणीआं ते सारे पंजाबियों को यकीन दिवाउने आ। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन विच, भाई भगवंत मान जी की सरपरस्ती विच ये सरकार ऐदा का काम करके विखाऊगी कि हर पंजाबी मान करूगा 20 फरवरी जो वोट दी सी वो सही दी सी। अज दे इस जश्न के माहौल दे विच वेख रहा पूरे पंजाब च नहीं पूरी दुनिया च जिन्ने पंजाबी वस रहे हैं सारे बहुत खुश है। जिदा एक आजादी मिली होती है उस आजादी पंजाब में वाकई उत्साह से लबरेज है आम आदमी पार्टी, और होना भी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि दिल्ली के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी की परचम लहरा रही है पंजाब में। कांग्रेस खत्म, वहां पर बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का गठबंधन वहां पर लगभग धाराशायी हो गई है, और सुखविंदर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल ये सब भी ध्वस्त होते गए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी उत्साह से लबरेज है। एक नया नैरेटिव भी सेट हो रहा है। रमेश जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, और भूपेश जी आपसे भी उसके बाद, कि जिस तरीके से दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की न केवल एक धमक दिख रही है बल्कि वो सत्ता में काबिज होने जा रही है, ये किस और इंडिकेट कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की जो ये पंजाब में इतनी बड़ी बढ़त जो रुझान में हम देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से अकल्पनीय है। ये मान रहे थे लोग सरकार आ रही है, इतनी बढ़त के साथ सरकार आ रही है, ये कोई सोच नहीं सकता। एक तरफा गया है। तो एक तरफा गया है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा उठाया है आप पार्टी ने। दूसरा क्या कि कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी कला थी, उस अंदरूनी कला के चलते ये पार्टी को फायदा हुआ है। साथ में वहाँ की जनता ने, अकाली दल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनसे कैप्टन से समझौता किया, कैप्टन को भी जनता
बिल्कुल नेगलेक्ट कर चुकी, मुझे लगता है चुनाव हार भी गए हैं वो। तो मुझे लगता है कि उसके विकल्प के रूप में जो दिल्ली का मॉडल था, दिल्ली में जो आम आदमी के लिए वहाँ यहाँ किया है, दिल्ली सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि पंजाब की जनता ने भी दिल्ली मॉडल को एक्सेप्ट करते हुए उसको एक बड़ी विजय सिद्धमान में अपनी भूमिका अदा की है। भाई भूपेश जी, दिल्ली मॉडल पंजाब में तो सफल हुआ, उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उसी मॉडल के आसपास मुफ्त बिजली, रिक्तियां की भर्ती, मतलब खाली पदों की भर्ती, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का ऐलान, लेकिन वो चला नहीं। क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी की सीधी सीधी स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश को उतना ज्यादा फोकस किया ही नहीं। उनका सीधा मेन एजेंडा जो था वो गोवा था और पंजाब में इसलिए चला, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री होती है पंजाब कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, उनकी महत्वाकांक्षा कुलांचे मारती है, उनको लगता है मैं सीएम बनूं। इसके बाद सिर फुटबॉल की नौबत आती है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह को आला कमान द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, बेइज्जत करके निकाला जाता है। तभी कैप्टन अमरिंदर सिंह गांठ बांध लेते हैं कि अब चाहे जो हो मुझे कांग्रेस को डेंट देना है। कांग्रेस की यह हालत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि खांटी नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एक कैडर होता है इतने बड़े नेता का, इतने बड़े नेता के पीछे लोग होते हैं, अपना चुनाव भी हार गए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पार्टी उन्होंने छोड़ी है। यहाँ तो आम आदमी पार्टी की आंधी में सब हार गए, ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना चुनाव हार गए, ये कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो वोटर थे, उनके जो कैडर थे, उनके जो होते, उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस के वोट काटे। कांग्रेस से निकलकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और सीधा इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी कि मैं कांग्रेस के वोट काटूंगा। इसके बाद अगर पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी की फैक्टर की बात करें तो लोग प्रकाश सिंह बादल की सरकार को देख लिया, अकाली और भाजपा के गठबंधन को देख लिया, उसके बाद किसानों की दुर्दशा जो सड़कों पर हुई वहां पर, उससे वो खासे नाराज थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी पंजाब को छोड़ दिया था, उतनी ज्यादा ताकत लगाई नहीं और उसका नतीजा ये निकला कि सारी एंटी इनकम्बेंसी और अंदरूनी कलह का फायदा जो था वो आम आदमी पार्टी को मिल गया। फ्रेश पार्टी के तौर पर हाँ, ये एकदम वैक्यूम क्लीन किया है और ये बताया गया था कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर प्रियंका गांधी, उन पर पार्टी में जान फूंकने की कोशिश थी, लेकिन ये कह रहा है कि वो उन्होंने पार्टी को ही फूंक दिया। तो एक और अपडेट आ रहा है, पूजा जी बताएं क्या है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जैसा कि मैं अभी जानकारी दे रही थी कि सुबह से अब्बास अंसारी जो कि पीछे चल रहे थे, लेकिन अब बड़ा अपडेट है कि मऊ सदर से 7000 सीटों से अब्बास अंसारी आगे हो गए हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर जो कि आज ही खुद को बता रहे थे कि मैं अखिलेश यादव का हनुमान हूं, इन्होंने भी कह सकते हैं कि अपनी इज्जत बचा ली है, क्योंकि एक समय में बीजेपी को उन्होंने बोला था कि बीजेपी डूबती हुई नैया है और उस नैया में हालांकि एक बार ये भी बैठे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद मऊ की जहूराबाद सीट से ओम प्रकाश राजभर भी फिलहाल आगे चल रहे हैं, अब्बास अंसारी भी फिलहाल आगे चल रहे हैं। जी ममता, दिल्ली मॉडल पंजाब में चला, पर यही मॉडल, चल मैं आपको रोक रहा, ये सवाल आपसे करूंगा। भगवंत सिंह मान इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, उनको पहले सुन लेते हैं। बस आगे ठीक है। फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबियों, सब तो पहला कोने-कोने च, दुनिया के कोने-कोने च वसते पंजाबियों नूं मेरे वालों बहुत बहुत धन्नवाद, दिल दीआं गहराइयां चों। कई इहो जे भी ने जिहड़े इस मुहिम च आ नहीं सके, आप विदेशों च रहिंदे ने, पर उन्होंने किसी न किसी सोशल मीडिया राही या किसी होर तरीके नाल इस जंग दे विच हिस्सा पाया। पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दी जंग दे विच जिथे जिथे भी वो बसदे ने उन्हां दी तंदुरुस्ती दी अरदास करदे हां ते उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। वीरो, तुसीं देखिया होना किन्ना चिक्कड़ सुट्टिया साडे ते विरोधी पार्टियां दे लीडरां ने। अरविंद केजरीवाल जी ते मैनू निजी टिप्पणियां कीतियां, घटिया शब्दावली वरती गई, बेइज्जतियां कीतियां गईयां साडियां। अज मैं इस मंच तो उन्हां नूं कहना चाहुंदा, तुहानू जिहड़ी शब्दावली है, थोड़ा पिछे हो जाओ, थोड़ा पिछे, मैं उदों अगे आ नहीं सकता माइक। वीरो,
ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 2.25 करोड़ पंजाब। तो जैसा कि आपने सुना, भगवंत सिंह मान जिस तरीके से धन्यवाद दे रहे थे और आश्वासन भी दे रहे थे कि हम आपको निराश नहीं करेंगे, और इस ऐतिहासिक जीत के लिए वो जनता जनार्दन को धन्यवाद दे रहे थे। ममता, मैं एक बार फिर उसी सवाल पे आता हूँ। दिल्ली मॉडल पंजाब में चला, दिल्ली मॉडल के तरीके से समाजवादी पार्टी ने कोशिश तो की उत्तर प्रदेश में चलाने की, लेकिन वहाँ क्यों फेल होता गया? बिल्कुल सही सवाल किया सर आपने। बिल्कुल भी जैसा देखा जाए, जिस तरीके से सर विपक्ष, जैसे किसान आंदोलन के एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ सर, किसान आंदोलन को लेकर एसपी ने बहुत भुनाने की कोशिश की, उस पर राजनीति भी बहुत हुई, महंगाई को लेकर राजनीति हुई सर, बेरोजगारी को लेकर राजनीति हुई। लेकिन सर इसके बावजूद जो सरकार ने काम किया, सरकार जिस मुद्दे को लेकर गई उसको लोगों ने सराहा, और जो जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष भुना रही थी उसको उन्होंने नकार दिया। उन्होंने किसान आंदोलन तक को साइड कर दिया इसके। जबकि सर आप देखा जाए तो ऐसा बोला जा रहा था, जो वेस्टर्न यूपी है, यहाँ के जो किसान आंदोलन की वजह से इधर के जो ब्राह्मण एरिया वाले लोग थे, इनका सपोर्ट एसपी को जाएगा। लेकिन सर ये और बात है कि सीटें पिछली बार से कम आ रही है, लेकिन फिर भी इनका समर्थन बीजेपी सरकार को ही मिली है। चलिए तो समझने की कोशिश करेंगे। कहीं होटल बाजार तक कोई बता रहे थे। हाँ बताइए अनुज, कुछ आपके पास खास अपडेट है? उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस का खाता खुला है। लोहागढ़ विधानसभा सीट जो पिथौरागढ़ रीजन में आती है, वहां के कांग्रेस के खुशहाल सिंह अधिकारी ने ये चुनाव जीत लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूरन सिंह फर्त्याल को हराया है। और आपको बता दें कि पूरन सिंह फर्त्याल एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के कुमाऊं रीजन में, अच्छा खासा इनका प्रभाव है। लेकिन इस बार बदले समीकरण के चलते कुमाऊं में बीजेपी को ये नुकसान उठाना पड़ा है। अनुज, एक सवाल का जवाब आप दो मुझे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में तो समझ गया कि मोदी योगी फैक्टर थे और एक मजबूत चेहरा था योगी के रूप में, जिसको 5 साल तक लोगों ने देखा, समझा, अनुभव किया। उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं, जहां 3 मुख्यमंत्री 5 साल के दरमियान चेंज हुए प्रयोग के तौर पर, बावजूद उसके उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में सिर्फ नहीं है, बल्कि वो डबल के फिगर में पहुंच रही है विपक्ष कांग्रेस की तुलना में। तो ऐसा क्यों हो रहा है उत्तराखंड में, तब जबकि वहां पे भी एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी? देखिए, सबसे पहले तो समझने की जरूरत यह है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से थोपा गया फैसला था उत्तराखंड की जनता पर, जाहिर तौर पर। उसके बाद तीरथ सिंह रावत को लाया गया, वो भी केंद्रीय नेतृत्व का थोपा गया फैसला था। और जब पुष्कर सिंह धामी बने तो उत्तराखंड की फैसला था? जी नहीं, उत्तराखंड की जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा में भेजा था। उत्तराखंड के युवाओं पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि पुष्कर सिंह धामी भी 2 के बाद तीसरा प्रयोग हुए। पुष्कर सिंह धामी पहले से विधायक थे, वो है, लेकिन तीसरी बार तीसरा मुख्यमंत्री। आप बैकग्राउंड को समझिए, आप बैकग्राउंड को समझिए। एबीवीपी से आते हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड एबीवीपी पर है। उनकी पूरी राजनीति उत्तराखंड के युवाओं पर केंद्रित रही है, आज तक केंद्रित रही है। जाहिर तौर पर उत्तराखंड के अब तक के 22 सालों के इतिहास में सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे, सबसे जोशीले रहे, युवाओं के बीच जाकर काम किया। जाहिर तौर पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने देवस्थानम एक्ट का संबंध केवल 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों से नहीं है। यदि मैं ये कहूं कि उत्तराखंड स्टेट ही तीर्थ पुरोहितों का स्टेट है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। देवस्थानम फैक्टर थे जो उनको लाभ मिला। बिल्कुल। सूर्या, आपके पास क्या अपडेट है? मणिपुर में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर झटका है। क्या झटका? इसलिए क्योंकि मुख्य विपक्षी दल का भी आपके पास से पद नहीं है। 3 सीटों पर आप सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सत्ता गवाई 2017 में, आपके पास सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद आप राज्यपाल में फुल कॉन्फिडेंस के साथ नजर नहीं आ पाए कि नहीं हम सत्ता बना रहे हैं। 2022 में जब चुनाव होता तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 सीट पर जीत दर्ज करते हैं, और बहुत बड़ा है। 2012 की अगर बात करें तो 42 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, और 42 से 3 और 0 से 27 सीटों पर अभी बीजेपी आगे चल रही। तो मुख्य विपक्षी का दर्जा छिनता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, लगातार मैंने वहां पर शोज किए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, जो
रुझान नजर आ रहे हैं। सीट था पिछली बार, क्लीन स्वीप था, 19 सीटें, लेकिन 15 से 17 सीटें इस बार मांग रहे थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी अच्छे से लीड करेगी, झांसी की 4 सीटें जिसमें बबीना सीट समाजवादी पार्टी की सीट रही थी, दीपनारायण यादव गरौठा से चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से, उनको लग रहा था कि नहीं इस बार बीजेपी नहीं, वहां पर समाजवादी पार्टी। लेकिन इन सीटों पर भी बीजेपी आगे चल रही है। जो आंकड़ा पिछले बार से ज्यादा इस बार दिख रहा है वो यही दर्शाता है कि बुंदेलखंड इस बार बम्पर वोट आप नजर रखिए, हम फिर रुक करेंगे। आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, अभी तक अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में नशा जिस कदर हावी है सभी जानते हैं, इस बात से रूबरू हैं। तो उड़ता पंजाब जिस तरह से फिल्म भी बन चुकी है, आम आदमी कहते हैं कि अब उड़ता पंजाब है, उड़ता पंजाब है, उगता पंजाब है। और इधर अगर अमरिंदर सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जनता की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं और पंजाबियत के लिए, पंजाबियों के लिए जिस तरीके से जनता आगे आई है उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं। दूसरी तरफ अगर बात करें चरणजीत सिंह चन्नी की, तो दोनों ही सीट से वो पीछे चल रहे हैं। काफी बड़ी बात है कही जा सकती है क्योंकि सीएम रहे हैं और सीएम फेज भी कांग्रेस की तरफ से थे। अगर भदौर सीट की बात करें तो 22,800 कुछ के अंतर से वो पीछे हैं। वहीं अगर चमकौर साहिब से बात करें तो 2,671। हालांकि एक जगह फासला बहुत बड़ा है, एक जगह फासला बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस के लिए वाकई शर्मनाक है। मतलब चिंता की बात है और ये कांग्रेस को इस पर चिंता करनी भी चाहिए। इस वक्त एक बार फिर रुक करते हैं अपने मेहमानों का, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रिजल्ट जो है वो क्या क्या कहता है। भाई साहब ये बताइए। नहीं, रिजल्ट ऑलरेडी क्या है कि हम लोग पहले से, अभी देखिए 1.5 महीने से तो हम लोग यहीं पे बैठे बैठे डिबेट कर रहे हैं। हमने कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और पहले से ज्यादा सीट लेके आएगी। आप देख लीजिए जो 5 में से 4 पे आप जा रहे हो, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हो। नहीं, अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो देखो आप उत्तराखंड रिपीट कर रहे हैं, क्यों उत्तर प्रदेश की? आप तो उत्तराखंड में रिपीट कर रहे हो, मणिपुर में भी बनती हुई दिख रही है, गोवा में भी आप बढ़त की ओर जा रहे हो। नहीं तो आप उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश, बहरहाल उसको समझाई जाए उत्तर प्रदेश का समीकरण। अब हम लोग अभी आप देखिए 260-265 सीटों का रुझान तो आ ही चुका है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हम और बढ़ेंगे अभी इसमें। हाँ नहीं, जीत की ओर तो आप जा रहे हैं और थम्पिंग मेजोरिटी से आप सरकार बनाने जा रहे हो उत्तर प्रदेश में, बल्कि दूसरे राज्यों में भी। जिस उत्तराखंड को लेकर 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए, उस उत्तराखंड में भी आप रिपीट करने जा रहे हैं, बड़ी बात है। बेशक मुख्यमंत्री बदले पर नीति नहीं बदली। जो हमने जनता से वादे किए थे वो हमने नहीं बदले। बाकी 2 मुख्यमंत्रियों की नियत में कुछ खोट था। नियत की देखो, अब ये सब ये पार्टी का इंटरनल मामला होता है, नियत की बात नहीं कर रहे, हम पार्टी की नीति की बात कर रहे हैं। तो उस नीति पे लोग चल रहे हैं, उस नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। कुणाल, आपकी राय क्या बनती है? सारे के सारे 6 क्षेत्रों में जहाँ पे बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को अगर हम डिवाइड करें 6 क्षेत्रों में, आई थिंक बीजेपी की परफॉर्मेंस सेंट्रल यूपी में और वेस्टर्न यूपी में, जहाँ पे जो ऐसा लग रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी उनसे बेहतर परफॉर्म करेगी, कहीं ना कहीं वो नहीं हुआ है। ऑन द ग्राउंड वोट तब्दील नहीं हुआ है। जो हमारा पूर्वांचल का एरिया है, अवध का एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया है, रोहिलखंड में समाजवादी पार्टी की फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस गई है। लेकिन जो वेस्टर्न यूपी में एक था कि क्लीन स्वीप लेगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुसलमान, सवाल ये भी था समाजवादी पार्टी पर कि उन्होंने कैंडिडेट का सिलेक्शन ही गलत किया है। फिर क्यों था? क्योंकि मुसलमान वोट, यादव वोट, मुसलमान वोट, जो आप MY फैक्टर जो बार बार बोलते हैं, और एक वो जाट वोट भी जो फार्मर प्रोटेस्ट के कारण जो बोला जा रहा था कि बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा हो गया है, उसके कारण ज्यादा रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ, वेस्टर्न यूपी की तरफ दिखाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो वोट तब्दील नहीं हुआ है। ग्राउंड पे बहुत सारा जो रैलियां में लोग आया, काफी सारा जो वोट है वहां पे तब्दील नहीं हो पाया। क्राउड, यही सवाल मैं सुनील जी आपसे भी समझना चाहूंगा कि भाई जिस तरीके से किसान आंदोलन की बात हो रही है, जिस तरीके से आक्रोशित किसान थे यहाँ इस इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में खास तौर पर, जहाँ की प्रथम चरण का चुनाव भी हुआ, ऐसे में बीजेपी ने ऐसा क्या किया, कौन सा मंत्र था उनके पास मोदी और योगी के तौर पर, जिसने कि पासा ही पलट दिया साहब? और जिस तरीके से 270 प्लस आप जा रहे हैं और वो नतीजे की ओर जाता हुआ दिख रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे? सारी नाराजगी एक तरफ, मोदी योगी एक तरफ। नहीं देखो, नाराजगी नहीं, कई ऐसे मुद्दे थे। जब 2013 में दंगे हुए तो यही अजीत सिंह और राष्ट्रीय लोकदल के नेता समाजवादी पार्टी को दोषी ठहरा रहे थे। मुलायम सिंह जी को दोषी ठहराया, अखिलेश यादव जी को टारगेट किया, चाहे टिकैत जी हो, टिकैत कई जगह ऐसा था, माहौल बना था उस समय, उन दंगों के समय के दौरान, कि टिकैत साहब के भी कई जगह आंसू आए। तो अब जब बाद में जो बदलाव देखा, वो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया। हकीकत में 2013 के दंगों की याद
दूसरा जो छोटी छोटी स्कीम थी, जैसे आयुष्मान योजना को आप देखिए, हम लोग जाएंगे तो बहुत सारे गरीबों को हमने घर बेचते हुए और जमीन बेचते हुए देखा। वो 5 लाख तक का या तो एक कार्ड के माध्यम से इलाज फ्री मिल रहा है, ये टच किया। शौचालय की आप बात करेंगे तो उन महिलाओं से बात करिए जो बरसात के दिनों में की बात हो या जाड़ों की बात हो या जब महिला बीमार हो जाती है तब की बात की जाए, जब महिलाओं को कितने उस समय कष्ट होते थे। तो ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है ये चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, चाहे आयुष्मान योजना की बात करें, पीएम आवास योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, या डबल इंजन के तहत डबल राशन की बात करें, या फिर एक परसेप्शन के तौर पर बुलडोजर कानून की बात करें, जहां की कहीं न कहीं माफियाओं को थ्रेट की बात हो, वो सारे पर मुहर लगाई है जनता ने। बिल्कुल लगाई। आप देखो अखिलेश जी ने कौन से ऐसे वायदे नहीं किए जहां बिल्कुल उनको वोटरों को लुभाया जाए। उन्होंने कहा बटन दबाओ 5 साल राशन पाओ, क्या इनका था मार्च तक हमको राशन देना है, बढ़ना है। तो क्या जनता ने क्या स्वीकार किया? 300 यूनिट फ्री दिल्ली में सरकार ले आया, उत्तर प्रदेश ने उसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने जो मिल रहा है। दूसरी बात, जहां आप पार्टी पंजाब में आई है वही वायदे उन्होंने उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में किए, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के वोटरों ने उनको स्वीकार नहीं किया। जहां तक मेरा आकलन है कि जो उनको मिल रहा था उसी पे उन्होंने कहा कि बस इतना ही हमें काफी है और हमें सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है जो आप लोग नहीं दे सकते हो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी मेरे मित्र कौशिक जी ने बताया है कि अब उधार कुछ नहीं चाहिए, फ्री का कुछ नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के मुद्दे पे ही काम करना है। तो अब उधार पे जिंदगी नहीं जीना चाहते लोग। चलिए एक और अपडेट हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी ने, हाँ पंजाब की बात है, पंजाब को जरा बताइए क्या अपडेट है। बिल्कुल, अमृतसर अगर ईस्ट की बात करें जहां से नवजोत सिंह सिद्धू चुनावी मैदान में है, अगर सिद्धू की बात करें तो सभी जानते हैं कि बड़बोले नेता हैं और अपने बयानों से जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वो ताली ठोकने में कहीं ना कहीं नाकाम हो गए। अमृतसर पूर्व सीट से आम आदमी पार्टी के जीवन जोत कौर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू हार रही है। ठोको ताली काम नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं। आलोक जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं और बड़े गंभीरता से और गहराई के साथ आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते रहे हैं, परखते रहे हैं और कवर भी करते रहे हैं। 5 राज्य में से 4 बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। एक में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। साफ तौर पर मॉडल एक ही जगह कहीं सुपरहिट हो रहा है और एक जगह कहीं फ्लॉप हो रहा है। क्या लगता है कि ये जो खासकर उत्तर प्रदेश जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई थी और उत्तराखंड जिस पर की सबकी निगाह इस रूप में टिकी थी कि यहाँ तो बीजेपी रिपीट नहीं हो पाएगी, यूपी में तो फिर भी था कि योगी जी फिर आ जाएंगे, क्या लगता है? देखिए संजय जी, बहुत अच्छी बात पूछी कि एक ही मुद्दा कहीं हिट हो रहा है, कहीं अनफिट हो रहा है। आप देखिए कि फ्री की पॉलिटिक्स पंजाब में चली गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने नकार दिया। उत्तर प्रदेश में ज्यादा बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली को लोगों ने नकार दिया और वहां पर शासन के साथ गए, सुशासन के साथ गए वहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा का मुद्दा वहां पर तमाम ऐसे जो 5-7 मुद्दे रहे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई, उनमें से राशन प्रशासन और तो था ही, साथ में एक छवि आई कि अपराध के खिलाफ हमें शिकंजा कसना है। बुलडोजर जो बार बार बुलडोजर बाबा के नाम पे उनको प्रसिद्धि मिली, उससे उनका वोट बैंक भी बढ़ा। आप ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जो पिछली बार 22% था वो 13% सिमट कर रह गया और वो सारा का सारा वोट शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी ने भी उसमें अपना हिस्सेदारी, समाजवादी पार्टी का एक लिटिल छोटा 22 से 32 हुआ, लेकिन बड़ा फायदा मिला बीजेपी के पक्ष में। 2% वोट शेयर बढ़ा और 40 से 42 पॉइंट समथिंग है। लेकिन देखिए वोट शेयर बढ़ने से कभी सीटें नहीं बढ़ती, लेकिन वो किस मार्जिन से जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रजेश जी, गर्मी शांत हो जाएगी, अब चर्बी शांत हो जाएगी। बहुत सारे स्लोगन्स आए थे इस दौरान, चुनाव के दौरान, और बहुत ही बातों को बहुत तरीके से समझाने की कोशिश भी हो रही थी। तो 80 और 20 भी काम आ गया। देखिए सब में अहम बात है कि योगी का जो एक कहा जाए कि एक कहावत जो उन्होंने एक क्वाइन जो वर्ड जो क्वाइन किए वो पूरी तरह से फिट भी रहा और हिट भी रहा। और सबसे अहम बात है कि लोगों ने पूरी तरह से यूपी की गवर्नमेंट की सेफ एंड सिक्योर स्टेबल
सेफ सिक्योर और स्टेबल गवर्नमेंट है उसको पूरी तरह से सपोर्ट भी किया। और खासतौर पर मेरा मानना यह है कि महिलाओं ने, यानी कि सिर्फ शहर की महिलाओं ने नहीं बल्कि गांव की महिलाओं ने भी बीजेपी के सपोर्ट में काफी माहौल भी बनाया, वोट भी दिया। तो कई ऐसे कहा जाए कि फैक्ट्स हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में गए और जाहिर तौर पर वो वोट में भी आए हैं, रिजल्ट में भी आए हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये बीजेपी के लिए। मुझे एक चीज बताइए, आपकी कॉमन क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है। 10 से 12 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे वायदे भी किए और जॉब की गारंटी कांग्रेस ने भी दी, लेकिन ये दोनों कहां दिख रहे हैं और बीजेपी ने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है। तो क्या यूथ के लिए ये किस तरह का संदेश होगा? देखिए, इस पे पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद बिजन जी बोलेंगे कि इस मुद्दे को लेकर ये बहुत गंभीर मुद्दा और बहुत अच्छी बात आपने उठाई है संजय जी। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी, बेरोजगारी को द्वितीय बनाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र मजबूत है तो देश मजबूत, अगर देश मजबूत है तो राज्य भी मजबूत रहेगा और युवाओं को रोजी रोजगार भी मिलेगा। निश्चित रूप से उन्होंने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए राष्ट्रवाद के मुद्दे को अपनी मुहर लगाई। ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा जिसकी वजह से तमाम सारी खामियां होने के बाद भी लोग भूल गए कि हमें महंगाई से जूझना पड़ रहा है, हमें बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है। उनको दिख रहा था कि किसी तरीके से राष्ट्रवाद का जो मुद्दा लोगों के दिमाग में चढ़ा, मुद्दे रहेंगे, दिक्कतें रहेंगी। देखिए, निश्चित रूप से अब जो सरकार चुनी गई है ये अब उसका दायित्व बनता है कि जिन वोटों के जरिए जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे अहम बात है कि बेरोजगारी का जो पॉइंट्स है, जो फैक्ट्स है, वो सिर्फ यूपी के लिए नहीं है। वो कहा जाए कि बेरोजगारी पूरे यूपी की ही बात कर लीजिए ना। नहीं, हाँ, यूपी नहीं, बेरोजगारी तो नहीं, इसमें ये मुद्दे बहुत उछले थे उत्तर प्रदेश में। जी नहीं, और ये फैक्ट भी है, जो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो बहुत ज्यादा ये वोट के दौरान, यानी कि वोट देने के दौरान जो युवा है, चाहे जो गर्ल्स है, बॉयज हैं, बात तो किया जो हमको जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जब वोट देने गए तो शायद वो सेफ सिक्योर स्टेबल गवर्नमेंट को ज्यादा ये बात सही है, क्योंकि ये तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और जिसको कि आपको समझना होगा। मुद्दे तो रहेंगे और जब तक सरकारें बनती रहेंगी ये चैलेंजेस भी सरकार के लिए रहेंगे कि भाई रोजगार कैसे दें, और उसके नए नए तरीके को भी ढूंढा जाएगा। जैसे स्वरोजगार की बात आजकल बहुत जोरों पर है, स्टार्टअप की बात बहुत जोरों पर है और युवाओं को आकृष्ट भी कर रहा है। ये चैलेंजेज हैं गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इस वक्त तो जश्न मनाने का मौका सिर्फ बीजेपी को जाता है और आम आदमी पार्टी को पंजाब में जाता है, जहाँ की वाकई जो इन्होंने कहा, जिस तरीके से इन्होंने आकलन किया, उस सत्य के करीब ये पार्टी जाती हुई दिख रही है। विपक्ष को एक फिर से मंथन करने की आवश्यकता इस रूप में है, क्योंकि वहां पर आपने तमाम वायदे तो किए पर आपका चेहरा वो विश्वसनीय चेहरा नहीं बन पाया जिसकी आवश्यकता प्रदेश के नागरिकों की थी। तो आपको ज्यादा मंथन करने की जरूरत है कि आखिर क्यों जनता ने उन्हें उतना तरजीह नहीं दी, क्यों नकारा। ये अपने आप में सोचने वाली बात विपक्ष के लिए और खासकर कांग्रेस के लिए, जो सबसे पुरानी पार्टी होते होते अब सबसे अंतिम पायदान पर जाती हुई पार्टी नजर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, उस लीडरशिप पर भी सोचना पड़ेगा कि क्यों रसातल में पार्टी जा रही है। और बीजेपी के लिए MY फैक्टर, मोदी और योगी वो मजबूत चेहरा बनकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिख रहे हैं, या बाकी मणिपुर में दिख रहे हैं, या गोवा की ओर भी हम जाता हुआ देख रहे हैं। ये अपने आप में वाकई तारीफ के योग्य है, इसमें कोई दो मत नहीं। बाकी और विश्लेषण और मंथन का दौर जारी रहेगा। एक बहुत अल्प विराम, छोटा सा ब्रेक, हमारी सहयोगी उसके बाद आपका साथ निभाने जा रही है।